कम्मो ने रसोई का काम निपटाया और राजेश के कमरे में आ गई। वो टेलीविजन पर खबरें देख रहे थे। तब कम्मो ने कहा, मैं जा रही हूँ बाबूजी, 9 बजने वाले हैं। ठीक है कम्मो, जरा देख के घर जाया करो रात को, आजकल ऐसा ही जमाना है। कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी, मुझे अकेले कोई डर नहीं लगता, मैं ऐसे लोगों से बखूबी निपटना जानती हूँ। कुछ देर के बाद राजेश उठा और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर बैठ गया। राजेश की उम्र 62 साल की हो चुकी थी। 2 साल पहले सरकारी महकमे से ऑफिसर रिटायर हुआ था। परिवार में पत्नी कमला और 2 बेटे विकेश और विजय थे। दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बनाया। दोनों ने बेंगलुरु में नौकरी कर ली। दोनों की शादियां कर दी और वो अपनी पत्नियों के साथ खूब मजे में रह रहे थे। जब तक पत्नी कमला का साथ रहा, राजेश को कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। नौकरी के दौरान खूब पैसा कमाया, बड़ा 4 कमरों का मकान बना लिया। पिछले साल एक दिन कमला को हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कमला के मरने के बाद राजेश बिल्कुल अकेला हो गया। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। विकेश और विजय ने बार बार फोन करके उनको अपने पास बुलाया। दोनों के घर एक महीना बिताकर फिर वो अपने मकान में आ गए। सुबह का नाश्ता, सफाई, पोछा व कपड़ों की धुलाई का काम जमुना करती थी। दोपहर व शाम का खाना शांति बनाती थी। एक दिन राजेश ने कहा, जमुना, मैं चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे काम वाली को ढूंढ दो जो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहे, सुबह नाश्ते से रात के खाने तक सारा काम कर सके। तब जमुना ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं तलाश करूंगी। एक दिन सुबह जमुना एक औरत लेकर आ गई। जमुना ने कहा, बाबूजी, ये कम्मो है। जब मैंने यहाँ काम के बारे में बताया तो ये तैयार हो गई। ये सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। राजेश ने कम्मो की तरफ देखा। सावला रंग, गदराया बदन, मोटी मोटी आंखें, उम्र तकरीबन 30-32 साल, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। अगले दिन सुबह कम्मो आई तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। तब कम्मो ने नमस्ते किया। राजेश ने उसे देखते हुए कहा, आओ कम्मो, बैठो। कम्मो वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई। तब राजेश ने पूछा, कम्मो, जरा अपने बारे में कुछ बताओ। बाबूजी, मेरा नाम कामिनी है, पर सभी मुझे कम्मो कहते हैं। मैं बिहार में पटना के पास ही एक गांव की रहने वाली हूँ। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, वे दोनों मजदूरी करते थे। एक दिन एक मकान का लेंटर टूट गया तो उसमें दबकर दोनों मर गए। मकान मालिक ने मेरे मामा को 3 लाख रुपए दे दिए थे। तब मेरी उम्र 5 साल थी। मामा मामी ने ही पाला है। 18 साल की उम्र में मामा ने मेरी शादी पास के ही एक गांव में कर दी। शादी के 3 महीने बाद मेरे पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुछ समय बाद देवर मोहन के साथ मेरी शादी हो गई। वो शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। रोज सुबह चला जाता और शाम को लौटता था। मेरी सास नहीं थी। एक दिन दोपहर का खाना खाकर मैं आराम कर रही थी तो अचानक ही ससुर ने मुझे दबोच लिया। मैंने बहुत मना किया पर वो नहीं माना। मैंने इस बारे में पति मोहन को बता दिया। फिर उन दोनों की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में ससुर के हाथ से मोहन की हत्या हो गई। ससुर को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं वहाँ उस घर में अकेली कैसे रहती, इसलिए मैं अपने मामा मामी के पास लौट गई। कुछ महीने बाद एक आदमी मामा के घर आया। वो आदमी मेरी ही तरफ देख रहा था। मामा ने मुझे बताया कि ये किशन लाल है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये सब्जी बेचने का काम करता है। इसकी घरवाली को पीलिया हो गया था। इलाज कराने पर भी वो बच नहीं सकी। घर में 20 साल का बेटा कमल है। वो 7वीं क्लास तक ही पढ़ सका। किसी दुकान पर नौकरी करता है। मामा ने एक मंदिर में मेरी शादी किशन लाल से कर दी। मैं अपने पति के साथ यहाँ आ गई। मुझे बाद में पता चला कि मेरे मामा ने इस शादी के लिए 40,000 रुपए लिए थे। मेरी शादी करके मामा बहुत खुश था। रुपए भी मिल गए और छाती पर बैठी मुसीबत भी टल गई। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे ससुर को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा था।
पहले तो मेरा पति कभी कभार शराब पीकर आता था, पर धीरे धीरे उसे रोज पीने की आदत पड़ गई और वो जुआ भी खेलने लगा। पति ने रेहड़ी लगानी बंद कर दी। मंडी वालों का कर्ज सिर पर चढ़ गया था। घर में जो भी जमा पूंजी जेवर वगैरह रखे थे, मंडी वालों को देकर पीछा छुड़ाया। इसके बाद मैंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। तब कम्मो ने ये सारी बात राजेश को बताई। राजेश कहता है, ठीक है कम्मो, अब तुम घर का काम संभाल लो। बाबूजी, इतनी देर तक अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मैंने आपके सिर में दर्द कर दिया ना। आप कहें तो सबसे पहले मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना दूं? तब कम्मो ने हंसते हुए कहा था। राजेश उसकी इस बात को मना नहीं कर सके थे। कम्मो ने घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सभी काम बहुत सलीके से करती थी। उसे राजेश के यहाँ काम करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अक्सर फर्श की सफाई करते हुए जब कम्मो पोछा लगाती तो उसके उभार ब्लाउज से बाहर निकलने को हो जाते थे। राजेश कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते तो उनकी नजरें उभारों पर टिक जाती। वो इधर उधर देखने की कोशिश करते, पर फिर भी उनकी नजर कम्मो की गतराई जवानी पर आके ठहर जाती। वो अखबार की आड़ लेकर एक टक उसे देखते रहते। कम्मो भी ये सब जानती थी कि बाबूजी क्या देख रहे हैं। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। एक दिन कम्मो ने राजेश से कहा, बाबूजी, कमल के पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या हो गया उसे? भूख नहीं लगती, कमजोरी भी आ गई है। मोहल्ले का डॉक्टर कह रहा था कि शराब पीने के चलते गुर्दे खराब हो रहे हैं। अब जब इतनी शराब पिएगा तो गुर्दे तो खराब होंगे ही। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5,000 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवा वगैरह में इतने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, रात को जब घर जाओगी तो मुझसे लेती जाना। कम्मो ने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर कहा। बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हम जैसे गरीबों की कभी भी मदद कर देते हो। अरे भाई, जब तुम इतना अच्छा काम कर रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। राजेश ने कम्मो की तरफ देखते हुए कहा। कुछ दिन बाद राजेश का एक पुराना दोस्त मदन लाल दिल्ली से आया हुआ था। वो उनका पुराना साथी था। वो भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका था। कम्मो चाय व कुछ खाने का सामान लेकर आई और मेज पर सजाकर चली गई। चाय पीते पीते मदन लाल ने कहा, अरे यार राजेश, ये नौकरानी तो एकदम पटाखा है, कहां से ढूंढ कर लाए हो? तब राजेश कहता है, बस अपने आप ही मिल गई है। राजेश की बात पर मदन लाल कहता है, अरे भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही तेज है डियर, जो ऐसी जबरदस्त नौकरानी मिल गई तुम्हें। एकदम हीरोइन लगती है, हीरोइन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी मस्त नौकरानी से खूब मजे लेता। अरे भाई, हमारे पास रुपए पैसे की कमी थोड़ी है। हमारी औलादे खूब मजे में हैं, वो बढ़िया नौकरी पर हैं। हम क्यों और किसके लिए कंजूसी करें? हमें भी तो अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी और मजे में गुजारनी होगी। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद कम्मो चाय के खाली बर्तन उठाने आई तो मदन लाल उसकी तरफ एक टक देखता रहा। अच्छा डियर, मैं चलता हूं। 1 घंटे के बाद मदन लाल ऐसा बोला। तब राजेश कहता है, वापस दिल्ली कब जाना है? मदन लाल कहता है कि शाम को ही लौट जाऊंगा। अगर तुम रात को कम्मो को यहीं रोक सको तो मैं भी रुक जाऊंगा। राजेश कहता है, यार लगता है कि तुम मेरे नौकरानी को भगा कर ही रहोगे। तब मदन लाल कहता है, ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान बहुत कम है जो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। ये भी हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारी मजबूरी का कोई फायदा उठा ले। वो कैसे? अब मैं क्या बताऊं, ये तो समय ही बताएगा। मदन लाल ने ऐसा कहा और हंसते हुए राजेश से विदाई ली। रात का खाना खाकर राजेश आराम कुर्सी पर बैठा था। उसके दिमाग में मदन लाल की बातें घूमने लगी। उनकी आंखों के सामने कम्मो का हंसता मुस्कुराता चेहरा, गदराया बदन, ब्लाउज से बाहर निकले उभार आने लगे। दिल और दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आराम कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद कम्मो ने कमरे में आकर कहा, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत खराब है। तब राजेश ने झूठ बोल दिया कि सिर में दर्द हो रहा है। मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आप बिस्तर पर लेट जाइए, माथे पर बाम भी लगा देती हूँ। राजेश बिस्तर पर लेट गया। कम्मो ने उनके माथे पर बाम लगाते हुए कहा, बाबूजी, ये सिर दर्द ज्यादा सोचने से होता है।
आप ज्यादा ना सोचा कीजिए। भला आपको क्या कमी है? आपको किस बात की चिंता है? फिर इतना क्यों सोचते हैं आप? राजेश के एक हाथ की उंगलियां कम्मो की कमर पर चलने लगी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कम्मो, आज मन बहुत बेचैन हो गया है। राजेश ने धड़कते दिल से कम्मो को अपनी ओर खींच लिया। कम्मो ने मना नहीं किया। कुछ देर के बाद कम्मो ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। और वो बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर तक उन पलों के बारे में सोचता रहा जो अभी कम्मो के साथ बिताए थे। सुबह कम्मो आई तो एकदम नॉर्मल थी। रात की घटना की कोई नाराजगी उसके चेहरे पर नहीं थी। ये देख राजेश को तसल्ली हुई कि कम्मो नाराज नहीं है। एक रात कम्मो ने घर जाने से पहले राजेश के पास आकर कहा, बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। अब पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहो तो आपका सिर दबा दूं? राजेश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर के बाद कम्मो बिस्तर से उठकर जाने लगी तो राजेश ने पूछा, तुम कुछ कह रही थी कम्मो? हाँ बाबूजी, कमल फलों की रेहड़ी लगाना चाहता है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो वो रेहड़ी लगा लेगा। कितने रुपए में लग जाएगी रेहड़ी? तकरीबन 15,000 रुपए। ठीक है, कल ले जाना रुपए। बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कम्मो ने कहा और मुस्कुराते हुए चली गई। एक महीने के बाद काम करते करते कम्मो को अचानक उल्टी हो गई। राजेश ने कम्मो को बुलाकर पूछा, क्या बात है कम्मो, तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी, लगता है मैं पेट से हो गई हूँ। मुझे महीना भी नहीं हुआ है। तो तुम डॉक्टर से चेकअप कराओ। शाम को नर्सिंग होम में चली जाना। नर्सिंग होम से सीधे अपने घर चली जाना। मुझे मोबाइल पर बता देना जैसा भी डॉक्टर बताता है। रात को राजेश को कम्मो ने सूचना दी कि वो पेट से है। अगले दिन सुबह जब कम्मो काम करने आई तो राजेश ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कम्मो बोलती है, बाबूजी, आपने मेरे साथ संबंध बनाए तो उसी के चलते मैं पेट से हो गई हूँ। अब मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। कम्मो, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा बच्चा है? ये तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है। बाबूजी, कमल का पापा तो 3 महीने से मेरे पास आया ही नहीं। वो बीमार रहता है। कम्मो, मेरा कहाँ मानोगी? कहिए बाबूजी। तुम अपना बच्चा गिरवा दो। नहीं बाबूजी, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैं हत्या नहीं कराऊंगी। चाहे ये बेटा हो या बेटी, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मेरा कहना मान लो कम्मो, तुम बच्चा गिरवा दो। नहीं बाबूजी, आप मुझे ऐसी सलाह ना दे। इसके पैदा होने पर मैं सभी को बता दूंगी कि इसके पापा कौन हैं, क्योंकि इसकी शक्ल आपसे मिलेगी। और अगर मुझसे शक्ल ना मिली तो मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ जाऊंगी। मैं सबसे पहले इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराऊंगी और मीडिया को बता दूंगी कि ये बच्चा भी आपकी जायदाद का वारिस है। कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये सुनकर राजेश को पसीना आ गया। वो तो कम्मो को बहुत भोली समझ रहा था, पर ये तो जरूरत से ज्यादा समझदार व चालाक है। इसने तो उसे अपने जाल में फंसा ही दिया था। राजेश ने कहा, सुनो कम्मो, जो होना था हो गया। अब तुम ये बताओ कि इस मुसीबत से बचने के लिए मैं तुम्हें कितने रुपए दे दूं? बाबूजी, मुझे आप पर तरस आता है। आप बस 5 लाख रुपए दे दो, मैं बच्चा गिरवा दूंगी। 5 लाख रुपए? ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बाबूजी, मैं नहीं, उस रात को तो आप पागल हो गए थे, जिसका नतीजा मेरे पेट में पल रहा है। मैं तुम्हें 5 लाख तो नहीं, 50,000 रुपए दे सकता हूँ। बाबूजी, आपकी इज्जत और आपके इस बच्चे की कीमत सिर्फ 50,000 ही है क्या? इसके बाद सौदाबाजी हुई और कम्मो 2 लाख रुपए लेने पर मान गई। राजेश ने दोपहर को बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर कम्मो को दे दिए। बाबूजी, मैं कल ही सफाई करा लूंगी। इसके बाद 5-7 दिन मुझे आराम भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम अपने घर पर आराम कर लेना। मैं किसी दूसरी काम वाली को भेज दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तुम किसी को भी ना भेजना। मैं कुछ दिन के लिए बेंगलुरु जाऊंगा अपने बेटे के पास। राजेश ने कुड़ते हुए कुछ ऐसा कहा था तो कम्मो वहां से चुपचाप काम में लग गई। राजेश ठगे से कुर्सी पर बैठ गए। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने पड़े। कम्मो ने उस रात की भरपूर कीमत वसूली। कुछ दिन बेटे के पास बेंगलुरु में रहने के बाद फिर वापस यहीं लौटना है।
यहां लौटकर फिर अकेलापन घेर लेगा। अब तो इस अकेलेपन को दूर करने का कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। अगले दिन से ही राजेश ने अखबार व इंटरनेट पर ऐसे वैवाहिक विज्ञापन देने शुरू कर दिए जिनमें विधवा, छोड़ी गई व तलाकशुदा औरतों को जीवन साथी की तलाश थी। उनको लग रहा था कि बाकी की जिंदगी अकेले बिना साथी के काटना बहुत